हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय तुषार सर में। तो आज हम करेंगे भारत का इतिहास। तो शुरू में दोस्त हम करेंगे इंट्रोडक्शन, बाद में करेंगे चैप्टर नंबर 1। तो चलो शुरुआत करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। तो दोस्तों, जो ईरानी थे वो जो स अक्षर है, स की जगह वो है यूज करते थे। जो स की जगह वो है यूज करते थे, जिसे सिंधु न कहकर वो हिंदू बोलते थे। जो भी नाम होता था, जो एस जिसके जिसके अंदर एस आता था, वो है ही बोलते थे उसको, जिसे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे, अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। तो जो हिंदुस्तान शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। तो जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला है, भारत देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुलता है, यानी बहुमत है। तो नोट है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगलोइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में जेम्स मिल ने भी बांटा था। तो एक नाम आता है जेम्स मिल, जिसे भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था। तो आगे नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 1, प्राचीन इतिहास। तो हम शुरू में करेंगे प्राचीन इतिहास, फिर करेंगे मध्यकालीन और बाद में आधुनिक। तो प्राचीन भारत के जो पहला टॉपिक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी: भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। तो जो वसुधैव कुटुंबकम है, इसका मतलब है आपसी भाईचारा, यानी सारा विश्व है, जो पूरा का पूरा विश्व है वो सब एक है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। तो दोस्तों, नित्य का मतलब होता है निरंतर, जो लगातार होता है, और अपौरुषेय मतलब होता है जो किसी मनुष्य के द्वारा न लिखा गया हो। तो जो मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया, तो वो इसका मतलब किसी देव के द्वारा ही लिखा गया है। तो वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा गया है। इन 4 वेदों को संहिता कहा गया है। तो शुरुआत में हम बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को।
ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालखिल्य पाठ के 11 सूत्रों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीति प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं एवं चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यानी इसके अनुसार जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से तथा शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है, तो एक बात और है दोस्तों कि आपने YouTube पे आज तक बहुत बार इतिहास पढ़ा होगा, लेकिन हम अब आपको जो इतिहास पढ़ाएंगे वो हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, टॉपिक टू टॉपिक। ये नहीं है कि आज ये करवा दिया, कल हम आपको आधुनिक में लेके चले गए, फिर आपको परसों को फिर इधर ले आए। नहीं, आपको टॉपिक वाइज करवाया जाएगा। जितना करवाया जाएगा अच्छे से करवाया जाएगा, कड़ी से कड़ी जोड़कर, ताकि आप पजल न हो और हमेशा एक जैसा ही करते चलें। तो नेक्स्ट है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईसवी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता था। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप ईसवी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जूज क्रिस्ट। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आगे नेक्स्ट है यजुर्वेद। तो दोस्तों ये आपको सेम वैसे ही लग रहा होगा जैसे आप जब स्कूलिंग करते थे तो उस समय आपके इतिहास या और अन्य कोई लेसन पढ़ाते थे जब सर, तो बच्चे बारी बारी से बच्चे खड़े होकर लेसन पढ़ते थे। बाकी सारी की सारी क्लास उससे बैठकर आराम से सुनती थी। तो यहाँ भी वही सेम है दोस्तों। तो अब करते हैं यजुर्वेद। सहस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। तो जो यजुर्वेद है इसमें मंत्रों तथा बलि के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है।
तो जो 4 वेद है अपने, तो उसमें से यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो पद और गद दोनों में है। आगे नेक्स्ट है साम वेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उधात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो इस सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है, यानी जो भी ऐतिहासिक घटना है उसका कोई भी जिक्र सामवेद और यजुर्वेद में नहीं मिलता। आगे नेक्स्ट है और लास्ट वेद अथर्ववेद। तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है, यानी इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी ज़्यादा, जो ऋग्वेद है उसके मंत्रों से भी ज़्यादा पुराने हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्यतः मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों अथर्ववेद में मनुष्य के विचार और अंधविश्वासों पर ज़्यादा विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्राचीन प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा परिणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामात्य आदि का विवरण दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपको ये ऊपर बातें लिखी हुई बताई है, इन सब का इसमें विवरण मिलता है। तो आपने इसमें देखा होगा साप, वशीकरण, प्रायश्चित। तो कई बार हम पहले छोटे होते थे, टीवियों पर ऐड आती थी कि यहाँ पर ऐसे इसका साप से, वशीकरण से। तो ये जो सेम सब चीज़ें हैं ये अथर्ववेद में हैं। कुछ मंत्रों में जादू टोनों का वर्णन भी है। तो ये जो काला जादू है, जादू टोने हैं, सब अथर्ववेद में से ही संबंधित है। आगे नेक्स्ट है अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवत में ही राजाओं की वंशाली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। तो जो स्त्रियां और शूद्र होते थे उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे पुराण को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी गई है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय के बारे में जानकारी प्रदान करती है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है।
जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह इसमें 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण हैं। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जो इसके अनुवादक है वो है श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसमें 8 तरंग है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा, जिसके लेखक अली अहमद, में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आगे नेक्स्ट है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो शुरुआत करते हैं हम, पहले करते हैं यूनानी रोमन लेखक। तो नंबर 1 है टेसियस। तो जो टेसियस है ये ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो जो इसका विवरण मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है और अविश्वसनीय है, जिस पर विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन नेक्स्ट है हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। फारस यानी आधुनिक ईरान, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। आगे नेक्स्ट 3 सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नेरियाक्स, ओनेस्क्रिट्स तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। आगे नेक्स्ट नंबर 4 मेगास्थनीज। यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। डाइमेक्स, आगे नेक्स्ट 5 है डाइमेक्स। यह सीरियन नरेश एंटियोक्स का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। आगे नेक्स्ट है डायोनिसियस। डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। टोलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। आगे नेक्स्ट है प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। आगे नेक्स्ट है चीनी लेखक। चीनी लेखक जो सबसे पहले भारत में आया था वो था फाहियान। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो जिस समय चंद्रगुप्त द्वितीय है भारत पर शासन कर रहे थे, उस समय फाहियान भारत में आया था। उस समय गुप्त वंश का उदय यानी गुप्त वंश चल रहा था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। आगे नेक्स्ट है स्युंगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की
प्राप्तियां एकत्रित की। ह्वेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति आचार्य शीलभद्र था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आगे नेक्स्ट है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय भारत का वर्णन किया है। आगे नेक्स्ट है अरबी लेखक अल-बरूनी। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज है। आज भी इतिहासकारों के लिए यह महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो दोस्तों, मैं नहीं मानता इससे अच्छी बुक कोई हो सकती है। आज के समय में अगर आप एक बुक पढ़ोगे, आपको उस बुक में, एक बुक में उसका अपना ही कंटेंट नहीं मिलेगा। और ये जो बुक है, इसके अंदर आपको 80 विषयों पर 80 अध्यायों में विभाजित है। तो इसमें आपको कितनी नॉलेज मिल सकती है। खैर छोड़ो, अपने को तो वही पढ़ना है जो हमारे काम का है। आगे नेक्स्ट है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। आगे नेक्स्ट है अन्य लेखक तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे नेक्स्ट 2 है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेश नगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख से संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। तो ये जो शाहगोरा अभिलेख है, इसमें जब अकाल वगैरह पड़ता था तो उस समय के उसके बारे में जिक्र किया गया है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, जिस समय शासक भानुगुप्त थे। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है।
रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कांसार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने के प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए। आगे नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अभिलेख। आगे है अभिलेख और शासक। तो अभिलेख और शासक में हम करेंगे दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख है खारवेल, कलिंग राजा खारवेल। आगे नेक्स्ट है जूनागढ़। तो जूनागढ़ का आएगा रुद्रदमन। तो आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं, जूनागढ़ रुद्रदमन। तो जूनागढ़ से आप जून को रिलेट कर लेना, जून रुद्रदमन यानी दम। रुद्रदमन में दम को लेना है। जून में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है जिसमें हमारा दम निकल जाता है गर्मी में। आगे है नासिक अभिलेख यानी गौतमी बलश्री। नासिक से हम बोल सकते हैं अपनी नाक, नाक को रिलेट कर लेंगे। और गौतमी में जब हम नहर में या नदी में ही हम डुबकी लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि गोता खाना। तो नाक बंद करके हमें गोता लगाना चाहिए या गुत्की खानी चाहिए। ठीक है। आगे नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त यानी प्रयाग के अंदर बहुत बड़ा विशाल समुद्र है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय यानी पुलकेशिन में हमें पुल को रिलेट करना है। पुल यानी नदी या नहर का पुल है जिसमें होल है यानी छेद है। तो एहोल पुलकेशिन। मंदसौर, मंदसौर में मालवा नरेश यशोवर्मन। आगे इसमें बोल सकते हैं मंदसौर में, मंदसौर से मंद वर्ड को उठाना है। जिसका भी जो भी मंद होता है किसी भी चीज़ में उसके यश का वर्मन के मतलब वर्मन यानी दमन, यश का दमन होता है। आगे है ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर नरेश भोज है। आगे नेक्स्ट है बित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। आगे नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन यानी देवपाड़ा मतलब विजयसेन मतलब देवों की हमेशा विजय होती है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला को द्रविड़ शैली कहलाती है यानी द्रविड़ शैली कहा जाता है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ता है, अतः इसे वेसर शैली कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब उसके मुख्य मंदिर चारों सहायक मंदिरों से घिरा होता है। तो पंचायतन शैली वो होती है जब एक मुख्य मंदिर होता है ना, उसके चारों ओर सहायक मंदिर होते हैं तो उसे बोलते हैं पंचायतन शैली। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव का मंदिर है जो खजुराहो में है। इसको नेक्स्ट करते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों आज इससे हमारा टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हिस्ट्री का टॉपिक नंबर 2। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और 2% 4% आपने इससे बहुत कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम पूरी हिस्ट्री को पहले करेंगे मध्य प्राचीन इतिहास, फिर मध्य, फिर आधुनिक कंप्लीट करते चलेंगे ताकि आपका कोई भी टॉपिक न छूटे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।